हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी स्टडी। आज हम जो एनसीईआरटी का अध्याय 8 है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो पुराने समय में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था और इसके अलावा जो कृषि का उत्पादन होता था वो किस प्रकार होता था और गांव में कौन कौन से लोग रहते थे और जो पुरातत्वविद है उनके द्वारा कौन कौन सी चीज़ों की खोज की गई थी या फिर जो इतिहासकार है उनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे और जो प्राचीन काल में कौन कौन से जो सांची और मूर्तिकला मिली है, आहत सिक्के क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात तो ये पूछना चाहती हूँ कि आप नोट्स को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपको सिर्फ वैसे ही प्रिपेयर करना है जैसे कि आप ये मेन हेडिंग लगाओगे, लोहे के औजार और खेती। आप इसको क्या करोगे, जैसे कि ये मेन हेडिंग में लिख लिया आपने ये सारा, तो उसके बाद आपको ये करना है कि आप इसके नीचे मेन पॉइंट्स बनाओगे। ऐसे कुछ पॉइंट्स बनाओगे, जो जो लाइन इसमें इंपॉर्टेंट होगी उन लाइन को आप ऐसे लिखोगे जिससे कि आपके नोट्स वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आपके पास अलग अलग कलर के पेन है, अगर आप उनको अच्छे से और ज़्यादा हाईलाइट करने चाहते हो हर एक लाइन को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या करोगे, उन लाइन को अलग अलग पेन्स के कलर से भी लिख सकते हो। मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन कौन सी हेडिंग लगानी है और उस हेडिंग के नीचे कौन कौन सी आपको ऐसे लाइंस लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लोहे के औजार और खेती, ये आप हेडिंग लगाओगे। उसके बाद आप लिखोगे कि उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गया था। जो महापाषाण कब्रें मैंने आपको जो अध्याय नंबर 4 है उसमें पढ़ाई थी, जिसमें क्या किया गया था, जो भी कब्रें थी उनके ऊपर ऐसे गोलाकार पत्थर रखे गए थे, जिनसे यह साबित हुआ था कि ये एक कब्रें हैं। ठीक है, महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। पहले पत्थर के हलों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में जो कुल्हाड़ी थी उसके लिए लोहे का हत्था यूज किया जाने लगा और लोहे की ही कुल्हाड़ी ली जाती थी, जिसका प्रयोग खेत में जुताई के लिए किया जाता था। अब है ये हेडिंग है हमारी, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। इसमें आपको जो लाइन्स इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ आपको। कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। यहाँ पे कुछ औजारों की सूची दी हुई है: हंसिया, कुल्हाड़ी और संडासी। अब जो आप वो हेडिंग लगाओगे वो है सिंचाई में आए परिवर्तन। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए था। वे किसानों से कर लेते थे। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। यह सिंचाई से ही संभव था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी थी। कृषि का उत्पादन बढ़ा और राजस्व भी बढ़ा। लोगों के द्वारा परिश्रम किया गया। अब है गांव में कौन रहते थे। उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम कितने 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों वेल्ला कहा जाता था और जो साधारण हलवाई होते थे उनको उणवार कहा जाता था। और जो भूमिहीन मजदूर होते थे, जिनकी अपनी खुद की भूमि नहीं होती थी, वे जमींदारों की भूमि को ही जोतते थे, उनको क्या कहा जाता था, दास, कडेसियार और अधिमई कहा जाता था। इसमें ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, ये तीनों। फिर है देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था, ग्राम भोजक कहलाता था। आप हेडिंग भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखोगे कि ग्राम भोजक, ये लिखिए, उसके नीचे ऐसे डॉट लगाओगे। ग्राम भोजक कौन होते थे, तो देश के उत्तरी हिस्से में गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था, यहाँ पे लिखोगे, उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। अक्सर क्या होता था, जो एक ही परिवार के लोग हैं वो सेकंड पॉइंट बना के ऐसे लिखोगे इसके नीचे।
यानी यह पद जो आनुवंशिक होता था, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इनके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम भी इन्हीं को ही देते थे। ये कभी न्यायाधीश और कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। आप हेडिंग भी लगा सकते हो गृहपति की, उसके बाद लिख सकते हो जो स्वतंत्र कृषक होते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इसमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। तो आप नेक्स्ट हेडिंग ये लगा सकते हो, दास कर्मकार किनको कहा जाता था? जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी तो दूसरों की भूमि को जोतते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार होते थे। लोहार जो लोहे का काम करते थे, कुम्हार जो मिट्टी का काम करते थे, बढ़ई जो कि काष्ठ का काम करते थे, मतलब लकड़ी का काम करते थे, बुनकर जो कि कपड़ों की बुनाई का काम करते थे। अब है प्राचीन तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके। इसकी रचना कब हुई थी? 2300 साल पहले हुई थी। तमिल में जो संगम साहित्य लिखा गया था वो इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मदुरई था कि कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में ही पाए जाते हैं। अब है नगर। क्या कहती है? कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। कहानियां जो अनेक लेखकों के द्वारा लिखी गई थी, यात्रा विवरण जो अनेक प्रकार के बाहर से विदेशों से जो लोग भारत में घूमने के लिए आए थे उनके द्वारा उनके यात्रा विवरण में भारत के बारे में कहा गया है उनके बारे में। और मूर्तिकलाएं जो विभिन्न प्रकार के उस समय के शासकों के द्वारा मूर्तिकलाएं बनाई गई थी वो। और पुरातत्व जो कि हमें अभिलेख वगैरह, शिलालेख वगैरह मिले हैं जो उस समय के जो जीवन के बारे में हमें बताते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब आप ये हेडिंग बना सकते हो कि जातक क्या होते हैं। वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। फ्रेंड्स, आप ये मत सोचना कि मैं आपको बहुत कम पढ़ा रही हूँ। मैं आपको सिर्फ वही पढ़ा रही हूँ जो आपके नोट्स के लिए जो जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं मैं सिर्फ आपको उनको पढ़ाऊंगी। तो आप अच्छे से ध्यान दोगे जो मैं कौन कौन सी लाइनें बता रही हूँ आपको। उसके बाद है शहरों, गांव, फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग या खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। उसके बाद दी हुई है सांची की मूर्तिकला। सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का एक नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। कुछ शहर प्रकोष्ठों से घिरे हुए थे। प्रकोष्ठे जो बाहर की प्राचीर होती थी, जो चार दीवारी होती थी, उनको कहा जाता था। अनेक शहरों में वल्यकूप मिलते हैं। वल्यकूप किनको कहा जाता है? कि जो कि गोलाकार रूप में जो गड्ढे बनाए जाते थे उनको वल्यकूप कहा जाता था, जो जल निकासी के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। वल्यकूप मिले हैं। ये वल्यकूप गुसलखाने, नाली, कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वल्यकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों, आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक न पाए हो। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों, यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम जो बेरीगाजा है वो वर्तमान में गुजरात में है। और गुजरात का यह क्या होता था? एक पत्तन शहर होता था। अब है जो बेरीगाजा है वो भरूच का ही प्राचीन या यूनानी नाम है। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब,
तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियल, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब है सिक्के। सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। आहत सिक्के इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें क्या कहता था, चांदी के ऊपर किसी भी धातु को ठोक कर उस पे उसका चित्र बनाया जाता था, उसको आहत किया जाता था, इसलिए इन्हें क्या कहलाता था, आहत सिक्के कहा जाता था, जो करीब 500 साल तक चले थे। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। अब है नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। इसमें आप हेडिंग लगाओगे मथुरा। तो अब मथुरा के बारे में पढ़ेंगे। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर भी थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र होता था। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वही मैंने बताई है। आप इनमें से नोट्स के लिए सिर्फ वही लिखोगे। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ये काफी इम्पोर्टेंट है। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा था। यह बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी होता था। मथुरा में प्रशस्त्र खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। जो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा जो दान दिए जाते थे उनका उल्लेख किया गया है मूर्तियों पर। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लुहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। अब है शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनको भट्टी में पूर्ण तरह से पकाया जाता था, जिससे उनकी सतह है जो पूरी काली हो जाती थी। फिर उनके ऊपर चित्रकारी की जाती थी। क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पाए गए हैं, इसलिए इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया है। विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री व पुरुष दोनों ही काम करते थे। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने में लगे हुए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। इसको हेडिंग में भी लिख सकते हो आप। श्रेणी हेडिंग लगा के इसमें लिखोगे कि जो शिल्पकार और व्यापारी थे जो अपने संघ बनाने लगे थे उन्हें क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना, तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, फिर मठ और धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है अरिका मेडु। यह कहाँ पे है, वर्तमान पुदुचेरी में है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडु एक पत्तन होता था, मतलब एक बंदरगाह होता था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। पात्र मतलब बर्तन।
इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। यहाँ अरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर अरेटाइन के नाम से इनका नाम भी उसके शहर के नाम पर ही रख दिया था। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहाँ पर नहीं बनाए गए थे। जिस प्रकार अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिनके जो अवशेष हैं वो उस स्थान पर मिले हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं बनाए गए थे। उन वस्तुओं को किसी और स्थान पर बनाया गया था और उनको बाद में किसी और स्थान पर लाकर रख दिया गया था, या फिर वहाँ पे उसका यूज लिया जाता था। रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ये लाइन सारी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि, जिसमें अशोक के भी अभिलेख हमें मिलते हैं, जिसका हमें पिछले चैप्टर में जिसका अध्ययन किया था। ब्राह्मी लिपि में अधिकतर अभिलेख वो लिखे गए हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसके अब कुछ अभ्यास के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं जिसका आंसर आप मेरे को बताओगे। आप ये बताओगे कि जो आहत सिक्के हैं उन्हें और किस नाम से जाना जाता है और यह प्रचलन में कब आए थे। अब हम अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे। तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था, तो उसको कहते थे वेल्ला। सेकंड क्वेश्चन है, ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय किनके द्वारा खेती की जाती थी, तो दास और मजदूरों के द्वारा खेती की जाती थी। तमिल में हलवाहे को क्या कहा जाता था, तो उसको उणवार कहा जाता था। अधिकांश जो गृहपति होते थे वो क्या होते थे, स्वतंत्र कृषक होते थे और साथ साथ ये क्या होते, छोटे किसान होते थे। ग्राम भोजकों के काम बताने हैं। भोजक होते थे वो शक्तिशाली होते थे, इसलिए राजा के द्वारा उनको कर वसूलने का काम सौंपा जाता था। कभी कभी वे न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करते थे। गांव तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनानी है। शिल्पकार होते थे, उनके द्वारा जो संघ बनाए जाते थे या जो श्रेणियां होती थी उनको प्रशिक्षण दिया जाता था और वो कच्चा माल को उपलब्ध भी कराते थे और उनको जो तैयार माल होता था उनको वो वितरण भी करते थे। और इसके अलावा जो व्यापारियों की जो श्रेणियां होती थी वो क्या करती थी, वो इस पूरे व्यापार का संचालन किया करती थी। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई है। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी, करीब 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के करीब कब से हुए थे, तो 2500 साल पहले हुए थे। संगम साहित्य की जो रचना है उसकी शुरुआत, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2300 साल पहले हुई थी। अरिका मेडू का पतन है वो कब विकसित हुआ था, तो 2200 से लेकर 1900 साल पहले हुआ था। अब है सही जवाब ढूंढो। वल्लयकूप का उपयोग किसके लिए होता था, तो जल निकास के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और जो आहत सिक्के होते थे वो किस पे उकेरे जाते थे, वो थे चांदी पे। उसके अलावा है मथुरा महत्वपूर्ण क्या होता था, एक धार्मिक केंद्र होता था। जो श्रेणी है वो किसको बोलते थे, शिल्पकारों के संघ को श्रेणी बोला जाता था। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन पूछा था, आप उसका मेरे को आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में। तो हम नेक्स्ट चैप्टर वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए इसको, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।